हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए मोहित जैन, फिनोपेस्ट आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उन सभी बिजनेसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपनी परचेज माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज से करते हैं। जी हाँ, ठीक सुना आपने। अगर आप अपनी परचेज माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से करते हैं और 31 मार्च को आपका ओवरड्यू अमाउंट 45 दिनों से ज्यादा का है, तो इनकम टैक्स के सेक्शन 43B के अकॉर्डिंग आपकी वो सारी परचेज डिसअलाउ हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर फाइनेंशियल ईयर 23-24 में मान लीजिए आपका प्रॉफिट 20 लाख का है और 31 मार्च को माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस का ओवरड्यू अमाउंट 45 दिनों से ज्यादा का है और वह अमाउंट ओवरड्यू अमाउंट 50 लाख रुपए का है, तो इनकम टैक्स में आपको 20 लाख की बजाय 70 लाख रुपए पे इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। जी हाँ, मैं अपनी बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपका इनकम टैक्स 20 लाख के बजाय 70 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। कैसे और क्यों, हमारी आज की वीडियो इसी पर आधारित है। फ्रेंड, इस सेक्शन में कुछ टेक्निकलिटीज हैं, सो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इस सेक्शन को समझने में कुछ कंफ्यूजन्स अराइज हो सकती हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। फ्रेंड्स, आप में से काफी लोगों का, और अगर मैं कहूं तो मोर देन 90% का स्टेटस माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन में फिट होता है। आप में से काफी लोगों ने उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी ले रखा होगा, और जिन्होंने अब तक ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो तुरंत ही इस रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें। और हाँ, एक और बात, आप अपने इनवॉइसेस के अंदर उद्योग आधार नंबर ऐड कराना ना भूलें, जिससे आपके कस्टमर को आपके माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस का स्टेटस पता चल सके। वीडियो में मेरी अंत तक यही कोशिश रहेगी कि मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको इजी मैनर में समझा सकूं। सो आइए स्टार्ट करते हैं माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन से। माइक्रो एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस हैं जिनकी प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक है और उनकी सालाना टर्नओवर 5 करोड़ तक है। और स्मॉल एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस है जिनकी प्लांट एंड है और उनकी सालाना टर्नओवर 50 करोड़ तक है। फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट हम ये याद कर लेते हैं कि अगर हमारे किसी सप्लायर की टर्नओवर 50 करोड़ तक है और 31 मार्च को उसका ओवरड्यू अमाउंट 45 दिनों से ज्यादा का है, तो वो एक्सपेंडिचर इनकम टैक्स में डिसअलाउ हो जाएगा और आपको एक्स्ट्रा कंपोनेंट पर एक्स्ट्रा इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। मन में ये क्वेश्चन आता है कि बजट 2023 में ऐसा क्या हुआ जो 2023 से पहले नहीं हुआ करता था। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको अकाउंटिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल एक्रूअल बेसिस समझना पड़ेगा। तो आइए एक्रूअल बेसिस को समझते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक लॉट 10 फरवरी को स्मॉल एंटरप्राइजेस से परचेज करते हैं जिसकी वैल्यू 50 लाख है, एंड एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आपको ये पेमेंट 60 डेज के अंदर करनी है। मींस आपकी ये पेमेंट 31 मार्च के बाद भी हो सकती है। अभी आप जो 10 फरवरी को 50 लाख का लॉट परचेज करके लाए थे, मान लेते हैं 20 फेब को आपका ये सारा का सारा लॉट 60 लाख के अंदर सेल आउट हो जाता है। अब इस ट्रांजैक्शन के अंदर हम सभी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस ट्रांजैक्शन में हमारा प्रॉफिट 10 लाख का ही है। अब हम 31 मार्च को जब अपनी अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनलाइज करते हैं, तो हम एक और अजम्पशन ले लेते हैं कि हम कैश बेसिस को फॉलो करेंगे। कैश बेसिस मींस जब आपकी पेमेंट 31 मार्च तक, या हम कहें कि जो आपकी पेमेंट 31 मार्च तक कैश और बैंकिंग चैनल के थ्रू रिसीव हो जाती है, हम उसे अपनी रेवेन्यू मान लेंगे, और हमने जो पेमेंट कैश और बैंकिंग चैनल मोड के थ्रू की है हम उसको अपना एक्सपेंडिचर मान लेंगे। तो अगर इस डील के अंदर हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करने लगे तो इस डील के अंदर हमारा प्रॉफिट 60 लाख का आ जाता है। आप पूछेंगे कैसे, हमारी रेवेन्यू कितनी कैश में रिसीव हुई है? 60 लाख, लेकिन 31 मार्च तक हमने अपने सप्लायर को कितनी पेमेंट करी है? वो तो हमने 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं करी। तो उस बेसिस पर हमारा प्रॉफिट कितने का आ जाता है? 60 लाख का। बट प्रिंसिपली वी ऑल नोस कि हमारा प्रॉफिट 60 लाख का नहीं है। सो अकाउंटिंग में यहां पर एक प्रिंसिपल डेवलप हुआ कि अगर हमारा कोई एक्सपेंडिचर एक्रू हो जाता है, चाहे वो पेड हुआ हो या ना हुआ हो, प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय उस एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर
मान लिया जाएगा। इनकम टैक्स वालों ने भी इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया कि प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय हम एक्सपेंडिचर को एक्रूवल बेसिस पर अलाउ कर देंगे, लेकिन कुछ एक्सपेंडिचर को एक्सेप्शन लिस्ट में रखा गया अंडर सेक्शन 43B of the Income Tax Act, where the expenditure are allowed only on the payment basis, not on the accrual basis. जिन पार्टीज का टैक्स ऑडिट होता है, ऑडिट करते समय उनके सीए को खासकर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 31 मार्च को अगर कोई पेमेंट 45 डेज से ज्यादा ओवरड्यू है तो उनको उस एक्सपेंडिचर की रिपोर्टिंग अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर करनी होगी। एंड फाइनेंस एक्ट 2023 से अगर आप माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज से कुछ परचेज करते हैं और उसकी पेमेंट विद इन 15 डेज इफ द एग्रीमेंट इज नॉट डन एंड विद इन 45 डेज इफ द एग्रीमेंट इज डन में नहीं करते हैं तो दैट एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड अंडर इनकम टैक्स एक्ट इन दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर एंड द सेम एक्सपेंडिचर विल बी अलाउड ओनली व्हेन द पेमेंट इज मेड। सिंप्लिसिटी के लिए यहां पर 45 डेज को याद कर लेते हैं। सो अगर फाइनेंशियल ईयर में अगर आप कोई एक्सपेंडिचर करते हैं और सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर उस एक्सपेंडिचर की पेमेंट कर देते हैं, चाहे वो 45 डेज के बाद ही क्यों ना हो, तो वो एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाएगा। लेकिन 31 मार्च को अगर कोई एक्सपेंडिचर 45 डेज से ज्यादा का ड्यू है तो दैट एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड अंडर इनकम टैक्स एक्ट एंड दैट एक्सपेंडिचर विल बी अलाउड ओनली व्हेन द पेमेंट इज मेड। इसीलिए मेरा सभी व्यापारी भाइयों से निवेदन है कि अपनी बुक्स को क्लोजली एनालाइज